हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और आज हमने क्या करना है, जितना भी पढ़ा था उसके आगे के टॉपिक्स हमें करने हैं। लास्ट क्लास में देखो हमने रूल 3 एंड में किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम डिपॉजिट्स कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स। बट हमने इसकी क्या पढ़ी थी, एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी, ठीक है। तो रूल 3 का वो वाला पोर्शन तो हमने कर लिया था। बट अब आप कितने अमाउंट का डिपॉजिट ले सकते हो, यानी कि जो सीलिंग है डिपॉजिट्स पे, वो हमें आज पढ़नी है। वो भी क्या है, हमारे रूल 3 का ही पार्ट है, ठीक है। तो आज रूल 3 को ही मैं फर्दर क्या कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो रूल 3, terms and conditions of acceptance of deposits by, ठीक है जी। अब इसमें सीलिंग की लिमिट्स हमें पढ़नी है, टाइम पीरियड की लिमिट हम इसमें पढ़ चुके थे। तो अब आज इसमें जो मेनली चीज हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कि आप कितना पैसा ले सकते हो। अब देखो, इसको मैं दो तरीके की कंपनीज में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो आपकी कौन सी हो जाएंगी, एलिजिबल कंपनीज, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, आपकी नॉन एलिजिबल कंपनीज। नॉन एलिजिबल कंपनीज कौन सी थी, वो कंपनीज थी जिनकी पेड अप कैपिटल और नेटवर्थ जो है वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट से क्या थी, टर्नओवर जो है वो क्या थी, वो कम थी। नेटवर्थ पढ़ा था ना हमने, दो चीजें पढ़ी थी, याद करो। एलिजिबल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, जिनकी नेटवर्थ या तो 100 करोड़ से ज्यादा की हो, या फिर टर्नओवर कितने से ज्यादा की हो, 500 करोड़ से ज्यादा की हो। तो एक तरफ तो हम बात करेंगे उन कंपनीज की, एलिजिबल कंपनीज की, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो कि नॉन एलिजिबल कंपनीज है, यानी कि आपकी प्राइवेट कंपनीज हो गई और आपकी वो कंपनीज हो गई जिनकी इतनी नेटवर्थ या फिर इतनी टर्नओवर नहीं है। तो मैं दो कैटेगरीज में इनको बांट रही हूँ। देखो, एक तरफ मैं कौन सी कंपनीज ले रही हूँ, एलिजिबल कंपनी, और दूसरी तरफ मैं कौन सी ले रही हूँ, अदर देन एलिजिबल। ठीक है। अब देखो, एलिजिबल को भी ना फर्दर दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रही हूँ। देखो, एक तो आपकी गवर्नमेंट हो जाएंगी इसमें, और दूसरी नॉन गवर्नमेंट वाली हो जाएंगी। तो नॉन गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनीज, और दूसरी क्या हो गई, गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनीज। ठीक है। अब देखो इनको, ये कितना कितना पैसा ले सकती हैं। अब नॉन गवर्नमेंट, देखो जो एलिजिबल कंपनी है बच्चे, वो तो हमने पढ़ा था, मेंबर से भी पैसा ले सकती है और जनता से भी पैसा ले सकती है ना, ये चीज हमने पढ़ी थी। जबकि ये जो अदर देन एलिजिबल कंपनी वाली कैटेगरी है, ये पब्लिक से तो पैसा लेगी नहीं, ये तो किससे पैसा लेगी, ये तो सिर्फ मेंबर से पैसा लेगी। तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे मेंबर्स की भी, और हम बात करेंगे जनता की भी। अब देखते हैं कि मेंबर से कितना पैसा ले सकती है, और ये जनता से, यानी कि अदर पर्सन कितनी हो गई, कौन हो गया, पब्लिक, इनसे कितना पैसा ले सकती है। ठीक है। मेंबर से देखो, अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो हम ये कहते हैं, आप मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैक्सिमम है, इतना ले सकते हो मेंबर से। ठीक है। और दूसरे लोगों से कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 25% ऑफ दिस, मैक्सिमम 25% ऑफ किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैक्सिमम पैसा कितना हो गया, ये 35% हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। यानी कि
अगर आप एलिजिबल कंपनी हो और आप सरकारी कंपनी नहीं हो तो मैक्सिमम 35% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम आप एज अ डिपॉजिट ले सकते हो। जैसे अगर सपोज करो तुम्हारी पेड अप कैपिटल 100 रुपए है तो तुम डिपॉजिट्स कितने के ले सकते हो? 35 रुपए के ले सकते हो। 35 रुपए में भी फर्दर बाइफर्केशन है, ठीक है। 25 रुपए वो किसके होंगे? पब्लिक के होंगे, और 10 रुपए वो किसके होंगे? वो मेंबर्स के होंगे, ठीक है। यानी कि 25% से ज्यादा तो आप जनता से नहीं ले सकते हो अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो। अब गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी को देखते हैं। गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी में उन्होंने कोई बाइफर्केशन नहीं दी कि कितना मेंबर से और कितना जनता से। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भैया आप 35% ले लो, 35% ऑफ ये मैक्सिमम कह रही हूं, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बस दोनों में ही 35 है बच्चे, यहां पे भी 35 है देखो, ठीक है, यहां पे भी 35 ही है। मगर इन दोनों में फर्क क्या है कि 35 डिवाइडेड है किसमें? मेंबर्स में और अदर पर्सन में, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। बस ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब किस पे आते हैं हम अपनी अदर देन एलिजिबल कंपनीज पे, इन वाली कंपनीज पे। अदर देन एलिजिबल कंपनीज की भी अगर मैं बात करूं तो ये तो बच्चे पैसा ही सिर्फ किससे लेंगे बताओ? मेंबर से, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। इस कैटेगरी में पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट तो खैर हमेशा ही नॉन एलिजिबल रहेगी, और पब्लिक जो है वो कौन सी? जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है या जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, वो वाली पब्लिक कंपनी भी यहाँ पर आएगी। तो ऐसी कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ पैसा किससे ले सकती है? मेंबर से पैसा ले सकती है, दूसरे तो किसी से ले ही नहीं सकती। तो अब देखो यहाँ पर हम कहते हैं मेंबर से आप कितना पैसा ले सकते हो? मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बट इन्होंने ना यहाँ पे एक छोटा सा मैं कहूँगी एडिशन है, यहाँ पे देखो थोड़ा हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऐसी कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनीज है, अगर वो आईएफएससी पब्लिक कंपनीज है, इसको देखो मैं दो कैटेगरीज में नोट 1 नोट 2 भी कर सकते हैं, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड अदर प्राइवेट कंपनीज, वो कितना ले सकती है? मैक्सिमम 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड फाइल DPT3 to ROC। अब देखो जो मैंने यहाँ ये बात की ना अदर प्राइवेट कंपनी, तो यानी कि यार मैं बात कर रही हूँ वो जो प्योरली प्राइवेट कंपनीज है, यानी कि ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरीज है, प्योरली प्राइवेट कंपनीज की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर वो कितना ले सकती है? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और उन्हें क्या फाइल करना है? DPT3 उन्हें फाइल करना है। यानी कि यहाँ पर मैं प्योरली प्राइवेट कंपनीज की बात कर रही हूँ। अब इसी में एक चीज और देखो, फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज मे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स from its members without any limit। विदाउट एनी लिमिट का मतलब है कि बच्चे कितना ही पैसा लो, इवन मोर देन 100% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना लो। वो देखो कौन सी प्राइवेट कंपनीज है। एक तो इसमें हो गया स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, अपने इनिशियल 5 इयर्स में, फॉर 5 इयर्स, ठीक है, जितना मर्जी पैसा ले। दूसरा देखो अदर प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि
ना तो सब्सिडरी है, नीदर सब्सी नॉर एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी, यानी कि जिसका कहीं कोई लिंक ही नहीं है किसी दूसरे उससे कंपनी से। दूसरी चीज, उसकी जो बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। अब इसका मतलब क्या है कि बोरिंग, जैसे सपोज करो अगर किसी कंपनी की, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, अगर सपोज करो किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, इसका ट्वाइस कितना हुआ, 40 करोड़ हो गया, और हमने यहाँ पे लिमिट क्या दी है 50 करोड़, और हमने क्या बोला है विच एवर इज लेस, तो कौन सा कम है 40 करोड़ या 50 करोड़, 40 करोड़। तो यानी कि ये कंपनी कितने की डिपॉजिट ले सकती है 40 करोड़, यानी कि इसकी बोरोइंग्स जो है वो इसके डबल ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो, बोरोइंग्स नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। तो यानी कि अगर इसकी बोरोइंग्स जो है वो 40 करोड़ से कम की है तो फिर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डिपॉजिट्स ले लो, 40 करोड़ भी ले लो, 50 करोड़ भी ले लो, देयर इज नो लिमिट। लेकिन आपकी बोरोइंग्स आपकी पेड अप कैपिटल से डबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, नो डिफॉल्ट in repayment of borrowings, यानी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बोरिंग्स हैं, यानी कि आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके पहले के कोई डिपॉजिट्स हो गए, आपकी जो भी जिसकी भी अभी पेमेंट ड्यू है और ड्यू डेट निकल गई है और आपने पैसा वापस नहीं किया, तो जब पहले वाला ही पैसा वापस नहीं किया तो नया पैसा लेने की परमिशन कैसे दे दे भाई आपको, है ना। तो यहाँ पर अगर आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है, आपकी जो भी बोरिंग है आप टाइम से पे कर रहे हो, तो फिर आप जितना मर्जी पैसा ले लो। या फिर अगर आपने डिफॉल्ट किया भी था लेकिन उस डिफॉल्ट को ठीक कर दिया और उसके 5 साल गुजर चुके हैं, 5 इयर्स वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये हम पहले भी कई जगह पढ़ चुके हैं, तो भी आप अनलिमिटेड डिपॉजिट ले सकते हो। यानी कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको अनलिमिटेड बोरिंग करनी है, जिसको अनलिमिटेड डिपॉजिट लेने हैं, उसको ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ेंगी, कंप्लाई करनी। सबसे पहले तो बिल्कुल प्योर प्राइवेट कंपनी हो, ना किसी की सब्सिडरी हो, ना किसी की एसोसिएट हो। दूसरा, उसकी बोरिंग उसकी पेड अप कैपिटल के डबल से ज्यादा ना हो। तीसरा, उसने अपनी किसी भी तरीके की रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। अगर वो ये तीनों कंडीशंस पूरी करती है तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपॉजिट्स लेने के लिए, अमाउंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है जी, तो ये फटाफट से नोट कर लो तुम। मैं टाइम दे रही हूँ आपको, नोट इट डाउन। फिर हमारे छोटे छोटे रूल्स हैं, वो रूल्स हम करते हैं। जैसे फ्लो चार्ट में मैंने आपको पूरा जो सीलिंग का जो पोर्शन है वो सारा मैंने इसमें करा दिया है आपको, ठीक है।
हो गया जी, नोट हो गया, आगे चले। चलो अब नेक्स्ट रूल जो इसमें आता है बच्चा, रूल 7, 8 एंड 9, हमने डिपॉजिट ट्रस्टी पढ़ा था, है ना। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि जब भी कंपनी डिपॉजिट लेगी तो क्या अपॉइंट करेगी, एक डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करेगी, है ना। और वो ऐसा नहीं है कि बाद में अपॉइंट करोगे, वो तो आप पहले ही अपॉइंट कर दोगे, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो उसमें नाम जाएगा बकायदा कि आपका डिपॉजिट ट्रस्टी ये पर्सन है, ठीक है ना, तो वो नाम तो पहले ही चला जाएगा। अब देखो डिपॉजिट ट्रस्टी जो है कौन कौन हो सकते हैं, मैंने वो भी बताया था, है ना। मैंने क्या बताया था, सेबी, आरबीआई ये क्या देते हैं, अप्रूवल देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, हमने डिबेंचर्स ट्रस्टी के बारे में पढ़ा था, कोई भी पीएफआई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अब देखो उसी का रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, रूल 7, 8 एंड 9, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। देखो कंपनी जो है, कंपनी ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में रिसीट देगी वो हर उस डिपॉजिटर को जो कि उसके यहाँ पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने तो क्या किया, इशू सॉरी प्रॉमिसरी नोट कर लो इसको, किसको दिया ये प्रॉमिसरी नोट, डिपॉजिटर को, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या अपॉइंट होंगे, हमारे ट्रस्टी अपॉइंट होंगे, और ट्रस्ट डीड जो है बनेगी, जैसे हमारे डिबेंचर्स में होता है ट्रस्ट डीड, कौन से फॉर्म में, डीपीटी 2 में, ठीक है ना। अब ये जो ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है डिपॉजिटर्स के लिए, यहाँ पर ये ट्रस्टी करेगा क्या, हमें कहते हैं देखो ये ट्रस्टी क्या करेगा, क्या ड्यूटी है इसकी। एक तो हम कहते हैं ये कॉल फॉर मीटिंग कर सकता है, जैसे आपने डिबेंचर्स में ट्रस्टी पढ़ा था ना कि भाई जहाँ उसको लगेगा भैया अब तो मामला मेरे हाथ से निकल रहा है, तो मीटिंग कॉल कर लो, सबको बता दो कि भैया ये समस्या हो गई है अब, ठीक है। तो एक तो वो क्या कर सकता है, कॉल फॉर मीटिंग कर सकता है, ठीक है। कॉल फॉर मीटिंग जनरली वो कब करता है, जब मामला बड़ा हो जाता है, यानी कि या तो कंपनी डिफॉल्ट कर दे, डिफॉल्ट बाय कंपनी, इसको कोई ऐसी बात पता चल जाए कि भैया कंपनी अब डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं देगी, दूसरा या फिर रिक्वेस्ट बाय 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स इन वैल्यू, यानी कि अगर 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं तो कम से कम इतने डिपॉजिटर्स जिनके पास 10 रुपए के तो कम से कम डिपॉजिट्स हों, तो उतने लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो भी ये क्या करेगा, ये मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है। ड्यूटीज में क्या है, किस लिए अपॉइंट किया इसको, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, डिपॉजिटर्स के देखभाल के लिए ही तो उसे ट्रस्टी बनाया ना, तो ड्यूटी में भी यही आएगा, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स and redress grievances of depositors, ठीक है थी ना। डिबेंचर ट्रस्टी अगर आपको लग रहा है ना भ्रष्ट है तो हटाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है, उसको हटा भी सकते हो। चलो जी पहले तो ये नोट कर लो आप फटाफट, ठीक है। डिपॉजिट ट्रस्टी हटाया भी जा सकता है अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट हो और उन डायरेक्टर्स में आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो भी शामिल हो, तो आप ट्रस्टी को भी हटा सकते हैं। ऐसा तो नहीं एक बार अपॉइंट हो गया तो भैया बंदा बेकार हो तो भी उसको कैरी करना ही है अपने साथ, नहीं,
ठीक है, हाँ जी, ये नोट हो गया सबको। चलो अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है रूल 14। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है। ये नोट हो गया ना सबका। चलो रूल 14 देखो, रजिस्टर, हर चीज का रजिस्टर तो हम बना ही रहे, हमने पूरे कंपनी लॉ में यही पढ़ा है, हर चीज का क्या बनता है, रजिस्टर बनता है। यहाँ पे भी बनेगा। कहाँ रखोगे इस रजिस्टर को, कहाँ रखा जाता है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने साल के लिए रखा जाता है, 8 साल के लिए, ठीक है। रिजर्व फॉर एटलीस्ट 8 कैलेंडर ईयर्स। क्या क्या लिखोगे इसमें ये बता दो, क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में तुम क्या क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में, हाँ जी, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डिपॉजिटर्स, कितना उसका अमाउंट है, कितना उसमें ब्याज है, उसकी ड्यू डेट क्या है, रीपेमेंट, ये सारी चीजें आएंगी। तो यही सारी आएंगी, नेम एंड एड्रेस, डेट एंड अमाउंट, किस दिन लिया है उससे, डिपॉजिट रिसीट नंबर, रिसीट नंबर, कितने ड्यूरेशन का है, 6 महीने का है या 36 महीने का है, क्या उसको ब्याज मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ इंटरेस्ट, और सिक्योर्ड है तो क्या सिक्योरिटी क्रिएट की है, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, और इंटरेस्ट जब जो पैसा दीजिएगा कैसे दिया जाएगा, मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा रूल था हमारा, रूल 14, ये भी नोट कर लो फटाफट। इसमें समझने वाला ज़्यादा तो कुछ है नहीं, रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर में डिपॉजिट्स की सारी डिटेल्स जो है वो हमें लिखनी है। करो जी, नोट कर लो ये फटाफट। हो गया जी। चलो नेक्स्ट एक रूल आता है, रूल 15, ये भी छोटा सा रूल है। रूल 15 देखो, रूल 15 आते हैं प्री मेच्योर सरेंडर ऑफ डिपॉजिट्स, प्री मेच्योर सरेंडर ऑफ डिपॉजिट। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी डिपॉजिट की रीपेमेंट कंपनी उसके शेड्यूल टाइम से पहले कर रही है, जैसे सपोज करो 2 साल का डिपॉजिट लिया था, 2 साल के लिए डिपॉजिट लिया था, और पेमेंट जो है वो 1 साल पहले ही हो रही है। यानी कि अगर मैंने आज ईयर 2020 में डिपॉजिट लिया है और इसकी रीपेमेंट होनी थी 2022 में, और मैंने रीपेमेंट कहाँ कर दी, 2021 में, तो ये क्या हो गया, प्री मेच्योर रिटर्न हो गया ना। तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं जब ऐसा प्री मेच्योर पैसा वापस मिलता है तो कंपनी इस पे क्या कर सकती है, 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकती है। यानी कि अगर 11% था तो उसमें 1% रिड्यूस करके आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो देखो
3 बातें मैं इसमें कह रही हूँ। एक तो 6 महीने से पहले सरेंडर ही नहीं हो सकता, नो सरेंडर। विद इन 6 months from the date of deposits. One year lock-in period. ठीक है जी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 1% रिडक्शन हो जाएगी इंटरेस्ट रेट। reduced by 1%. More than 6 months shall be treated as 1 year. ये तो आप मैथ्स में भी करते हो ना, अगर 28.8 है तो हम उसको 29 कर देते हैं, और 28.2 है तो हम उसको 28 कर देते हैं। यही करते हैं ना कि भाई 5 से अगर ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले नंबर पे उसको राउंड ऑफ कर दो, और 5 से कम है तो उसको नीचे वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर दो। ऐसे ही करते हो ना। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको साल मान लो, और अगर 6 महीने से कम है तो उसको रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा रूल था, नोट कर लो। प्री मैच्योर सरेंडर ऑफ डिपॉजिट्स। हाँ जी, नोटेड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 16, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो आरओसी में तो मत्था टेकना ही है ना, सीधी सी बात है। तो कंपनी जब डिपॉजिट्स लेगी तो आरओसी को क्या इशू करेगी, फॉर्म DPT3 में प्लस सर्टिफाइड बाय ऑडिटर बिफोर 30th June ऑफ एवरी ईयर। मैंने बताया था तुम्हें, अपना लेखा जोखा दोगे हर साल का कि भैया कितने डिपॉजिट्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो 30 जून से पहले पहले आपको क्या करना है, ये रिटर्न आरओसी में फाइल करना है। ये भी एक छोटा सा रूल था, नोट कर लो। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स मैंने तुम्हें पिछली क्लास में स्टार्टिंग में भी समझाया था, बट अब देखो डिटेल में देखो इसको। रूल 2, रूल 2(1)(c). देखो हर वो पैसा जो आप मेंबर से ले रहे हो, है ना, या आप पब्लिक से ले रहे हो, सारा पैसा तो डिपॉजिट नहीं है। शेयर कैपिटल ले रहे हो, आईपीओ निकाला है तुमने, तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं। सरकार तुम्हें कोई ग्रांट दे रही है तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो डिपॉजिट नहीं है। तो बेसिकली डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये डिपॉजिट है, उन्होंने क्या बताया है, ये डिपॉजिट नहीं है। तो डेफिनेशन देखो इसका, इट इंक्लूड्स any receipt by the way of deposit but does not include। क्या क्या चीजें इसमें नहीं आती हैं, ये देखते जाओ। पहला, मैंने अभी तुम्हें बताया सरकार से पैसा मिलेगा तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं भाई। अमाउंट फ्रॉम गवर्नमेंट, it is not a deposit. Second, अमाउंट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अपनी सरकार से मिले या बाहर की सरकार से मिले, डिपॉजिट थोड़ी ना है वो। अमाउंट फ्रॉम
फॉरेन गवर्नमेंट। तीसरा अमाउंट फ्रॉम बैंक्स, वो तो लोन है, वो डिपॉजिट थोड़ी ना है कोई। फोर्थ अमाउंट ऑन इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, अब आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये आपके कमर्शियल पेपर्स हैं जो आपके फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, ये भी आपके डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है। फिफ्थ देखो अमाउंट फ्रॉम अदर कंपनी, अमाउंट फ्रॉम अदर कंपनी तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हो जाएंगे, डिपॉजिट थोड़ी ना है वो। नेक्स्ट देखो अमाउंट बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स हो गए आपके, बॉन्ड्स हो गए, इनसे जब पैसा आएगा तो वो डिपॉजिट थोड़ी ना है। नेक्स्ट देखो सेवेंथ अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, ये तो रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स। ऐसी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो अमाउंट बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स तो अलग चीज होगी ना बच्चे, डिपॉजिट होना है। ये देखो सिक्योरिटीज और ये दोनों बातें कही हैं इन्होंने, किसी भी और तरीके की सिक्योरिटी या बॉन्ड्स, डिबेंचर या शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो वो आपके डिपॉजिट्स में नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो 9 अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, यानी कि अगर एक बंदे की 2 लाख रुपए की एनुअल सैलरी है तो अगर उतने तक के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2 लाख की सैलरी है और 4 लाख या 5 लाख अमाउंट की हम बात कर रहे हैं फिर आ जाएगा वो डिपॉजिट्स में, ठीक है। अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स हमेशा बच्चे इंटरेस्ट के साथ होंगे, तो ऐसा कोई भी पैसा वो तो ग्रांट हो जाएगा बेसिकली आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अमाउंट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? अब मैं रॉ मटेरियल सप्लायर हूँ, किसी ने मुझे एडवांस में पैसे दिए कि भैया मेरे यहाँ इतना माल भिजवा देना, कि वो जो एडवांस मेरे पास आया क्या वो डिपॉजिट है? नहीं जी, वो तो क्या है, वो तो पैसा तो रोजमर्रा बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, लेन देन में जो पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट थोड़ी ना है, ठीक है। लास्ट देखो अमाउंट बाय प्रमोटर्स, ठीक है। तो बच्चे ये 12 चीजें हो गई, ये आपके डिपॉजिट्स में नहीं आएंगे, नोट कर लो इसको। ये सारे अमाउंट्स जो हैं ये आपके डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर डिपॉजिट्स एज पर रूल 21C। चलो जी नोट कर लो इसको फटाफट। नोट इट डाउन। हाँ जी नोटेड। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें छोटी छोटी 2-3 चीजें रही हैं। एक तो देखो, एक इसमें आता है सेक्शन 74।
सेक्शन 74 जो है ना वो ट्रांजिशनल प्रोविजन था, यानी कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था और इन्होंने ये सारे प्रोविजंस चेंज किए। आपको याद होगा जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उसके प्रोविजंस स्लोली एंड ग्रेजुअली एप्लीकेबल हो रहे थे, पूरा एक बार में एप्लीकेबल नहीं हो गया था, ठीक है ना। नोटिफिकेशंस आती थी कि हम ये सेक्शंस आज से एप्लीकेबल कर रहे हैं, आज से हम ये वाले सेक्शंस एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो डिपॉजिट सेक्शंस एप्लीकेबल हुए, चेंजेस हुए, तो वो डिपॉजिट जो पहले लिए गए थे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले लिए गए थे, तो उसके लिए तो कुछ प्रोविजन बनाना पड़ता ना कि भैया वो पैसा वापस करो या इतने टाइम में वापस करो या उसको ऐसे चेंज करो। तो उसका इफेक्ट जो था वो साल 2018 तक आते आते खत्म हो गया, है ना। उस वहाँ पे उन्होंने बात की थी कि भाई जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं वो आप इतने साल में जो है रीपे कर दो, उसमें उन्होंने वहाँ पे टाइम भी बताया था। तो उसका इफेक्ट 2013 से लेकर अब 2018 तक जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सेक्शन 74 इज अ ट्रांजिशनल प्रोविजन, तो इसलिए वो मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेक्शन 75, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। देखो बच्चे, अगर ये साबित हो जाए कि कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स जो ले रही है वो इन्वेस्टर को डीफ्रॉड करने के लिए ले रही है, उसको बेवकूफ बनाने के लिए ले रही है, उसमें उसका फ्रॉड है, तो ऑब्वियसली उसको क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस तो देने पड़ेंगे। देखो कितने कितने की पेनल्टीज भी है इसमें। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इम्प्रिजनमेंट up to 7 years and minimum fine 25 lakh and up to 2 करोड़। ऑफिसर्स भी फंसेंगे। दूसरी चीज, कंपनी पे क्या लगेगा, मैक्सिमम 10 करोड़ एंड मिनिमम 1 करोड़ or twice the amount of deposit, whichever is lower। यानी कि ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट तो आपका लगेगा ही लगेगा। अगर तुमने 10 लाख का फ्रॉड किया है तो 20 लाख तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, ये तो गए तुम्हारी जेब से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डैमेजेस फ्रॉड। और इसके लिए एप्लीकेशन एनसीएलटी में भी फाइल हो सकती है, ठीक है, एनसीएलटी में। और फिर अगर ये प्रूव हो जाता है कि भैया तुमने बेवकूफ बनाने के लिए तुमने पैसा लिया है, तो ये सारी की सारी पेनल्टी तुम पर आ जाएगी, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। सॉरी, ये डैमेजेस जो फ्रॉड है, मैं इसमें थोड़ी सी हेडिंग सॉरी आपकी गलत डाल गई हूँ, इसको ठीक कर लो। This is section 76A, penalty for violation of provisions of deposits, ठीक है। तो ये आपकी पेनल्टी आ गई, ठीक है। सॉरी वो सेक्शन मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। हाँ जी, तो ये भी नोट कर लो कि कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी अगर आप डिपॉजिट्स के सेक्शंस को कंप्लाई नहीं करते हो और फ्रॉड करते हो तो भी फंसोगे, है ना। यानी कि जो बात मैंने अभी आपको बोली कि भी अगर कोई भी कंपनी जो है अगर वो डीफ्रॉड करने के लिए अपने क्रेडिटर्स को अगर डिपॉजिट्स ले रही है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, तो भी कंपनी फंसेगी। और फ्रॉड का कौन सा सेक्शन है आपके कंपनीज एक्ट में, 447। तो यानी कि वहां पर भी कंपनी क्या होगी, 447 में फंस जाएगी। सेक्शन 75, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। कौन से सेक्शन में, 447, ठीक है जी।
सेक्शन 447 एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है यहाँ पे। सेक्शन 447 देखो, इसमें फ्रॉड की पनिशमेंट दी गई है। देखो फ्रॉड की डेफिनेशन और मीनिंग देखो यहाँ पे, मतलब क्या है। देखो आपने कोई भी बात छुपाई जो कि आपको बतानी चाहिए थी, यानी कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट आपने किया, जो कि इन्वेस्टर के लिए जानना बड़ा जरूरी था। प्लस एब्यूज ऑफ पोजीशन, यानी कि आपने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। ये और है बच्चे, ठीक है। और अनड्यू एडवांटेज लिया, यानी कि जो आपका नहीं बनता था लेना आपने वो भी लिया, यानी कि रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस ऑफ सम अदर, और आपने किसी का नुकसान कराया, है ना। तो आपने क्या किया, आपने फ्रॉड किया। ठीक है जी, ये तो मतलब हो गया फ्रॉड। अब जब फ्रॉड हो गई तो इसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी भाई। फ्रॉड में तो पनिशमेंट मिलेगी ना, ये तो फ्रॉड हो गया भाई। तुमने जानबूझ के ऐसी चीज छुपाई जो तुम्हें बतानी चाहिए थी, जिससे इन्वेस्टर बेवकूफ बना। तुमने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, या तुमने अपने जेब में वो पैसा डाला जो तुम्हारी जेब में डालना नहीं बनता था, और वो तुम गलत ढंग से जब अपनी जेब में पैसा डाल रहे हो तो किसी की जेब से निकाल कर डालोगे ना। तो तुमने जिसकी जेब से निकाला तुम उसको क्या बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, अब देखो इसकी पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, देखो इसको ना मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड को। एक तो हमारे वो ऑफेंसेस हो गए जो 10 लाख से कम के हैं, लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, whichever is lower। ठीक है, प्लस जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, नो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, तो उसमें तो हम कहते हैं अप टू 5 years, यानी कि जेल हो सकती है 5 साल की, और अप टू 50 लाख का फाइन, और बोथ। ठीक है जी, तो ये तो वो है जिसमें 10 लाख रुपए से कम का फ्रॉड हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है, फिर वहां पे क्या करें, मोर देन और इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, अप टू 10 years। यहाँ पे अप टू 5 years था, वहां पे क्या है, अप टू 10 years है। और फ्रॉड का पैसा देना पड़ेगा आपको, कितना, 3 times ऑफ फ्रॉड। और अगर इसमें भी बच्चे, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, देन इट इज 3 to 10 years। तब मिनिमम 3 साल की जेल तो होगी, 6 महीने वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये है आपके फ्रॉड की पनिशमेंट्स, ये भी लिख लो एक बार। नोट कर लो इसे भी। आप ये भी कह सकते हो इसे
कि ये नॉन सीरियस है ऑफेंसेस हैं और ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, आप इस ढंग से भी याद रख सकते हो, ठीक है। बट एज सच कोई लॉ में सीरियस या नॉन सीरियस का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, नोट इट डाउन। तो दो जो है ये हमारे डैमेजेस और पीनल वाले प्रोविजंस हो गए। कौन कौन से, एक बार देख लो। एक तो आपका हो गया 76A जिसमें पेनल्टी है फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस, और एक प्रोविजन आपका कौन सा हो गया सेक्शन 75 डैमेजेस फॉर फ्रॉड, जिसमें वो सेक्शन 447 की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी जो फ्रॉड की बात की गई है वो कहाँ पर जाती है जी, दैट गोज इन सेक्शन 447, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिपॉजिट्स का जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो मुझे। ये मैं एक बार 2 मिनट के लिए और आपके साथ सामने रख देती हूँ, अगर किसी बच्चे का नोट नहीं हुआ है तो नोट कर दो, ठीक है। तो सी यू देन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पर डिपॉजिट्स का चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।